आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में पेश है आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। श्रोताओं, हमारे आज के मेहमान हैं दूरदर्शन श्रृंखला महाभारत के कृष्ण जाने माने अभिनेता नीतीश भारद्वाज। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी। श्रोताओं, आप सब आजकल देख रहे हैं महाभारत एक महाकाव्य है और बहुत बड़ा ग्रंथ है। हम सबके दिलों में बसे हुए हैं श्री कृष्ण की भूमिका। तो उसमें नीतीश भारद्वाज जी ने जो छाप छोड़ी है हम सबके दिलों पर, वो वाकई आज भी वैसे ही है। और आज एक बार चूंकि पुनः प्रसारण हो रहा है तो एक बार फिर हम उन्हीं दिनों को याद कर रहे हैं जब हम उसे देखते थे महाभारत को, और पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। एक चुंबकीय व्यक्तित्व के मालिक नीतीश भारद्वाज जिन्होंने श्री कृष्ण का चरित्र अभिनीत किया। कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं विविध भारती की ओर से। नीतीश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, सारे श्रोताओं को नमस्कार। नमस्कार। विविध भारती हमारे पूरे देश में सुना जा रहा है, देश की सुरीली धड़कन है। आप भी लोगों की दिलों की धड़कन जब बने इस धारावाहिक के माध्यम से, वो जो आपका एक सुदर्शन सा व्यक्तित्व और मोहक मुस्कान वीडियो के माध्यम से मुस्कान नहीं भेज सकता मैं। लेकिन फिर भी लोग उसको महसूस करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है रेडियो की, खासतौर से नीतीश जी, कि लोग अपने अपने अंदाज में उसको महसूस करते हैं। जी, है ना? जी। नहीं, रेडियो तो एक है ही जीवंत माध्यम, और जबकि एक समय ऐसा आया था कि टेलीविजन जब बढ़ गया तो दूरदर्शन का महत्व थोड़ा सा कम हो गया, और बाकी सारी जो लोग हैं वो प्राइवेट नेटवर्क्स और चैनल्स को देखना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद रेडियो की जहां बात आती है, आकाशवाणी और विविध भारती और FM गोल्ड वगैरह, ये जितनी सेवाएं हैं प्रसार भारती की, उनका एक स्तर ही अलग। और वहां पर जो आप जैसे लोग होते हैं जो इतना पढ़े लिखे हैं, उनकी बातें कुछ अलग होती हैं। तो मुझ जैसे व्यक्ति को तो विविध भारती और आकाशवाणी और FM गोल्ड वगैरह यही अधिक पसंद है। जी हाँ, जिसको भी थोड़ा सा गहराई से किसी चीजों को समझना है तो जाहिर है, क्योंकि हम कथ्य पर बहुत ज्यादा काम करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी हम दे प्रामाणिक हो। मतलब आपका एक साधारण, मतलब महिलाओं के लिए एक अच्छा कार्यक्रम आता है, हेलो सखी। जी, सखी सहेली जी। सखी सहेली। तो सखी सहेली में भी जो महिलाएं बात करती हैं, उनकी भी बात जो है बड़ी प्रगल्भ होती है। अच्छी अच्छी बातें वो कहती हैं, जो कि बचपन से हमको सुनाया जाता था माँ पिताजी के माध्यम से। तो ये प्राइवेट रेडियो के ऊपर ये सारी बातें नहीं होती, वो बहुत ही सतही तौर पर सारी बातें चलती रहती हैं। ये बात तो सही है, और हमारा प्रयास यही है, हम मानकर चलते हैं, जैसा नाम है, हम लोक सेवा प्रसारक है। तो एक अच्छा संस्कार जो हमारा है विश्व स्तर का है। हम अब तो खासतौर से इस मौके पर नीतीश जी हम कह सकते हैं ना कि इस समय जो हमारी संस्कृति का जो बोलबाला है, परचम लहरा रहा है, हमने उसी को लोगों में चाहा कि घुट्टी की तरह देते रहें, और आज फिर से स्थापित हो गया कि हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही बात है ना? चलिए चलते हैं आपके बचपन की ओर। आपको बचपन में यही मिला? मुझे बचपन में जो कुछ आज मैं हूँ, मेरी विरासत में ही जो मिला है वही हूँ। माता जी मराठी और संस्कृत साहित्य की अध्यापिका, मराठी साहित्य की HOD विल्सन कॉलेज में। दादाजी मेरे जो हैं वो संस्कृत के प्रकांड पंडित। और चूंकि मतलब उनका समाज शास्त्र और धर्म सूत्रों का अध्ययन बहुत गहरा था, तो जब भी कोई विवाद या विचार विनिमय
ये सारे जितने जगत गुरु होते हैं, शंकराचार्य जी वगैरह, जी, ये हर कुछ वर्षों में ऐसे पंडितों को बुलाते हैं कि धर्म में क्या कुछ हो रहा है उसकी चर्चा करें, जी, क्या कहीं हमारे कौन से धर्म सूत्र हैं जो जिनको थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत जी, है। हाँ, तो ये सारी जो विनिमय उनका जो चलता था, जी, उसमें दादाजी को आमंत्रित किया जाता था, या तो काशी में या दक्षिण काशी, मतलब जिसको जी, कहते जी, हैं पैठन, जी, महाराष्ट्र में। जी, जी, तो वहां पर उनको आमंत्रित किया जाता था। वो संस्कृत के पंडित थे, जी, तो वो सारे धर्मसूत्र, शिक्षावल्ली, वेद, उपनिषद, ये सारे मुझे विरासत में वहां से मिले। संस्कृत भाषा का ज्ञान मिला। जी, पिताजी मेरे स्वयं, क्योंकि वो बाद में जाकर वकील बने, जी, तो उन्होंने समाज शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था क्या बात और है। उनके नियमों को पढ़ा हुआ था, क्योंकि प्राचीन भारत में एक जो ढांचागत व्यवस्था जी, पूरे राज धर्म की, समाज धर्म की जो बनी हुई थी, जी, उस पर उनका चिंतन बहुत गहरा था। तो ये सारी चीजें और इससे संबंधित जितनी किताबें मेरे घर में थी, आज भी महाभारत वगैरह ये सारी किताबें धरोहर स्वरूप मुझे मिली हुई हैं। तो ये सब मेरी विरासत है, जिसको पढ़ पढ़ कर मैं बड़ा हुआ। पता नहीं था तब कि एक दिन यही सब कृष्ण के रूप में अभिनीत करना होगा। पर्दे पर भी जीना पड़ेगा। हाँ, कि लोगों को लगता है कि अच्छा अभिनय का वो मिल गया, हाँ, कृष्ण का रोल मिल गया, तो आपने कैसी तैयारी कर ली? मैं कहा मैंने कोई तैयारी नहीं की जब ये रोल मिला। अच्छा, ये तैयारी स्वयं ऊपर वाले ने पहले से करवा ली थी, जी, वरना इतना सारा एक महीने भर में पढ़ के कृष्ण के लिए खड़ा हो जाना जी, संभव नहीं है। बिल्कुल, संभव नहीं है। बिल्कुल। आपके वो व्यक्तित्व में, आपके रगों में वो चीजें अगर दौड़ रही हैं, ने जब अभिनय किया तो दिख रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है, ये हम कह सकते हैं। इसलिए देखिए, जो अपने फिल्म स्टार्स भी हैं, जी, उनमें भी आपको उनकी प्रतिभा अलग अलग दिखाई देगी। जी, हाँ, जैसे अमित जी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, उन्होंने जो बचपन से साहित्य पढ़ा है, क्योंकि साहित्य संस्कृति के संस्कार में ही वो पले बढ़े, जी, तो वो जब बात करते हैं तो अलग महसूस होता है। जी, हाँ, एक बिल्कुल, साधारण फिल्म स्टार, वो भी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हो सकता है, जी, लेकिन उसकी बातें और अमित जी की बातों में एक अंतर होता है। तो ये जो अंतर है, जी, वो जब तक वो व्यक्तित्व में नहीं हो, जी, वो नहीं झलकता। जी, हाँ, ये बात तो इसके लिए बिल्कुल, विधि का विधान ही होता है कुछ। ये अपने पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म है, जो अच्छे संस्कारित घर में अपने को जन्म मिलता है। जी, वो भाव, वो आत्मा वहां पर तब आती है जब आप उसको जी चुके होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल, या समझ चुके होते हैं। जी, आपने पूर्ण रूप आत्मसात, से उसको आत्मसात किया है, जी, समझा है कि ये क्या है। और हर कोई चीज आज लागू भी नहीं पड़ती। जैसे नियोग संतति का वो है, वो आज नियोग संतति तो कहीं है नहीं। जी, ये प्रथा परंपरा जो है वो चली गई है। अब बच्चों को गोद लेने की प्रथा आ गई है। जी, हाँ, तो शास्त्रों में ये पूर्ण रूप से लिखा हुआ है कि जो प्रथाएं परंपराएं हैं, वो समय के अनुसार, युग के अनुसार इसको बदलना भी चाहिए। जी, क्योंकि आज हम विमेन्स राइट की बात करते हैं, जी, तो उस जमाने में आज के विमेन्स राइट्स के हिसाब से अगर आप उनको सोचेंगे, अंबिका और अंबालिका को, तो वो सही नहीं होगा ना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिल्कुल, तत्कालीन समाज ने ये मान लिया था जी, हाँ, कि स्त्री जो है वो एक क्षेत्र है, जी, और उस क्षेत्र से अपने को उत्पत्ति करनी है कि वंश आगे बढ़े। जी, बिल्कुल, पितृप्रधान संस्कृति थी। तो इस प्रकार से ये जो सारी चीजें हैं, इनको आत्मसात करने की बहुत आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ये बात बहुत सही कह रहे हैं नीतीश जी आप। और जैसे हम धर्म की बात कर रहे हैं, दर्शन की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जो राजधर्म की बात है, और जो आपने बताया कि आपके बाबा, एक विनिमय होता था जिस समय धर्म का, या समाज में जो उसका विचार, शास्त्रार्थ जिसको कहते हैं, वो इसीलिए होता था कि हम अपने आप को कितना प्रासंगिक, कौन सी चीजें प्रासंगिक हैं और किनको चलाया जाए और किन में क्या तरीके की तब्दीली की जाए। बिल्कुल, कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है हमारी संस्कृति। धर्म है ही फ्लेक्सिबल। तो क्या है धर्म? हम ऐसे आमतौर पे मानते हैं कि हमारा जो धर्म है, हम काफी रूढ़िवादी हैं, तो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी थी, नहीं थी? वो समय के अनुसार ये देखते हुए कि किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचे, जी, ये देखते हुए ही धर्म का विधान लिखा गया है। उसमें बदलाव होते ही रहे हैं, हमेशा से होते रहे हैं। बिल्कुल,
जो सभ्यता परिवर्तनशील रहती है वो जीवंत रहती है। और कुछ समाज आज हम देख रहे हैं जो परिवर्तनशील नहीं है, वो 800 साल पहले के रूल्स रेगुलेशन नियमों को लेकर चल रहे हैं। तो आज ऐसा लगता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। ये हमारा मान लिया जाता है भारतवर्ष में खासतौर से हमारी संस्कृति के लिए कि हम बड़े रूढ़िवादी हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि कितना हमने बदलाव किया और हम ज़्यादा स्वतंत्र थे। महिलाओं को उस हिसाब से ज़्यादा स्वतंत्रता मिली हुई थी और बराबरी का हिस्सा था। शास्त्रार्थ की बात करें तो प्राचीन काल में महिलाएं पांडित्य पौरोहित्य करती थी। जी हाँ। उनको यज्ञ वेदी में बैठने का और ऋत्विज के रूप में और पुरोहित के रूप में बैठने का अधिकार था। जी। वो यज्ञ संपन्न करती थी जी। महिलाएं। आज नहीं हो रहा वो, क्योंकि हम पढ़ा नहीं रहे। अब मैं अपनी बेटियों को, मेरी 2 जुड़वा बेटियां हैं, उनको मैंने श्लोक सिखाना शुरू कर दिया है। क्या बात है, वाह वाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं उनका यज्ञोपवीत भी करूँ। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं। तो ये अपने को एक स्त्रियों को सम्मान देना, ये पुरुष की मानसिकता पर निर्भर करता है। जी हाँ। पितृ प्रधान संस्कृति में, जहाँ पर केरल में या नॉर्थ ईस्ट में मातृ प्रधान संस्कृति है, वहाँ एक पुरुष को सम्मान देना ये एक महिला के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से होना चाहिए कि भाई ये रथ के 2 पहिए हैं जी। और अपने अपने घर का जो रथ है उसको सुचारू रूप से अगर चलाना है तो ये दोनों पहिए साथ में चलने चाहिए। किसी के मन में कोई मलाल ना हो, कोई दुख ना हो, कोई असम्मान या अप्रतिष्ठा का भाव किसी के मन में ना हो, ये देखना एक दूसरे का कर्तव्य बनता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि जिसके पास भी सत्ता है, ताकत है, उसका धर्म हो जाता है कि वो सभी को समानता का अधिकार दे और समान रूप से रखे और निष्पक्ष रहे। शक्ति आपको जो दी है वो शक्ति का मूल उद्देश्य ही है कि जो दुर्बल हैं समाज के घटक, उनको आप सशक्त करो, उनकी रक्षा करो, उनका सशक्तिकरण करने के लिए आपको शक्ति प्रदान की है। वो सही मायने में आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति मैच्योर्ड है या प्रगल्भ है जो दूसरों को सबल बनाता है, उसमें बल है। जो दूसरों को दुर्बल बनाए रखता है वो स्वयं ही दुर्बल होता है, इसलिए असुरक्षितता के भाव में दूसरों को दुर्बल बनाए रखता है। और आप बात कर रहे थे हम परिवार के रथ की, और अब बात करते हैं महाभारत के रथ की, जिसके आप सारथी थे। वो कैसे आगे बढ़ा? मैं तो मतलब विरासत में जो चीजें मुझे मिली थी, जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि इनका उपयोग किसी एक बड़े दिव्य कार्य के लिए करना है मुझे किसी दिन। मैं तो अपनी फिल्मों में व्यस्त था। 2 मराठी फिल्में, एक हिंदी फिल्म हो चुकी थी, और मैं कोल्हापुर में शूटिंग करके जब लौटा तब तो यही था कि कोई मोबाइल फोन तो हुआ नहीं करते थे 88 में। तो मुझे होटल वाले ने वो मैसेज दिया कि अर्जेंटली माता जी को फोन करो घर पर। तो मैंने फोन किया तो बोले गूफी पेंटल का फोन आया था कि चोपड़ा साहब तुम्हारा कृष्ण के लिए ऑडिशन देना चाह रहे हैं। जी। मैंने कहा आप उनको बता दो, मुझे नहीं करना है। अच्छा। तो बोली क्यों? बोले नहीं आप बता दो, मैं वापस आके बात करूंगा। अच्छा। तो मैं जब वापस गया तो मैंने माता जी से कहा कि मुझे ऐसा लगता है, देखिए महानायक का पात्र निभाना है, कोई और अनुभवी कलाकार होना चाहिए, वरना महानायक अगर फेल हो गया तो पूरा धारावाहिक ही फेल हो जाएगा। जी। तो उन्होंने कहा मैंने तो उसको कुछ बोला नहीं है गूफी को, आप फोन करके बात कर लो। अच्छा। मैंने कुछ फोन ही नहीं किया। तो अच्छा। और फिर मैं वापस लौटने के बाद मैं रवि बासवानी, मेरे जो परम मित्र थे, रवि बासवानी ने मुझे कहा कि वो बीआर का स्टूडियो वहाँ पे बीआर फिल्म्स का बुक है, वहाँ पे डबिंग करवा लो। अच्छा। तो मैं वहाँ डबिंग करवा रहा था, बी चोपड़ा जी को पता चल गया, रवि जी आ गए। तो रवि जी के साथ मैं पहले 2 एड फिल्म्स बना चुका था, मतलब उन्होंने मेरे साथ बनाई थी, मैं मॉडल था उनका। अच्छा अच्छा। और बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे रवि जी, और बाद में तो इतने अच्छे मित्र बने। तो यार तेरी क्या प्रॉब्लम है यार, तू करना नहीं चाह रहा है ऑडिशन? मैंने कहा रवि जी आप किसी अच्छे बड़े एक्टर को ले लो ना, कोई अनुभवी हो। मैं तो, मेरी आयु क्या है, 25 साल भी नहीं है, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अच्छा। तो बोले तो अजीब आदमी है, कृष्ण के लिए मेरे यहाँ पे बड़े बड़े एक्टरों को फोन आ रहे हैं कि हमको करना है, तू करना नहीं चाह रहा है। और मैं तो ऑडिशन का बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ तुमको रोल दे दिया। अच्छा। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, ऑडिशन कर लेते हैं, बिकॉज ही वाज अ वेरी नाइस मैन। तो क्या कर रहा है तू अभी? मैंने कहा ये डबिंग करवा रहा हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ मैं रवि का। अच्छा है। तो फिर ऑडिशन ऐसे करके, गजेंद्र भी था,
दिन फिरोज भी था, अर्जुन जिसने किया, लेकिन वो किसी और रोल के लिए ऑडिशन के लिए आया था जी। तो उसका हो गया ऑडिशन गजेंद्र का। और मुझे जो हाथ में कुछ पेपर दिया था, कुछ डायलॉग्स वगैरह दिए थे, जी। मुझे ऐसा लगा पढ़ने के बाद कि ये पूर्ण रूप से कृष्ण क्या हैं ये इन संवादों से नहीं निकलता। अच्छा। तो मैंने रवि जी से कहा कि मैं इसमें कुछ जोड़ वोड़ दूं, कुछ ऐसे कुछ कर लूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? तो बोला नहीं, कर ले। कितना टाइम लगेगा? मैंने 20-25 मिनट। बोले ठीक है, हम लोग लंच ब्रेक करते हैं, तो तू 1 घंटा ले ले। तो लंच ब्रेक उन्होंने किया और मैंने अपना जोड़ के कुछ गीता में से जो 1-2-4 श्लोक कंठस्थ थे एकदम से उस दिन, उनको मैंने जोड़ के उसका सार वगैरह लिख के, और शांति किस प्रकार से महत्वपूर्ण है ये थोड़ा सा लिख दिया और वो कर दिया। क्योंकि एक छोटा सा पीस जो है राधा के लिए लिख दिया, एक शांति के लिए लिख दिया, गीता का लिख मतलब दिया। आपने पूरा तो मतलब एसेंस दे दिया। हाँ, एसेंस दे दिया। क्या बात। अब ये बन गया। फिर मेकअप वेकअप करके मैंने अपना मतलब लिटरली जिसको तो, टाइम पास कहते हैं, मैंने टाइम पास में, अरे आपने तो पूरी तैयारी कर दी। फिर कहाँ बचने वाले थे आप? हाँ, तो फिर वो मेरा चमन कौंडल मेरा मेकअप मैन था, बाद में काफी अभी भी मेरे चक्रव्यूह नाटक में मेरा मेकअप करता है। अच्छा। वो भागा आया, वो पंजाबी है, वो पाजी आपका तो हो गया, पाजी तुसी ग्रेट हो, पाजी तुसी कृष्ण हो। मैंने कहा अरे क्या हो गया भाई? बोले सब अंदर बैठे हैं। मैंने कहा कौन अंदर बैठा है? वो अंदर मेरा स्क्रीन टेस्ट देखने के लिए, ऑडिशन देखने के लिए स्वयं बड़े चोपड़ा साहब, पीआर अंकल, रवि जी, गूफी पेंटल, पंडित नरेंद्र शर्मा, भृंग तुपकरी, सतीश भटनागर, डॉक्टर राही मासूम रजा, सारी टीम बैठी थी। मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा सिर्फ ये बैठे हुए गूफी और रवि जी हैं। और मुझे बुलाया फिर अंदर। चोपड़ा साहब ने कहा कि बेटा तुम्ही को करना है। सबने हाँ कर दिया। मैंने कहा मैंने तो रवि जी को बोल दिया है कि आपको कोई अनुभवी कलाकार चाहिए जी। तो उनकी मेरे ख्याल से रवि जी ने उनको कुछ पहले ही इसका अंदेशा उनको बता दिया था जी। ये झिझक रहा है जी। तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी और राही मासूम रजा, उन दोनों ने कहा, पंडित जी ने कहा कि मैं यहीं पास में रहता हूँ, चलो मेरे घर चलते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। अच्छा। और यानी कि आप तब सहज हो जाएं थोड़ा सा, इसलिए। हाँ, थोड़ा सा सहज हो। ये बड़कपन था जी। हाँ, वो बहुत बड़े लोग हैं ये सारे जो, अरे सारे दिग्गज आपने नाम लिया जी जी। बड़े दिग्गज, तो बहुत दिग्गज मैंने जीवन में देखे हैं जी। जो अपने कर्तृत्व से बड़े हो जाते हैं, पुरुषार्थ से, लेकिन उनका व्यक्तित्व जो है उसमें कहीं ना कहीं छोटापन छलकता है जी। लेकिन ये सारे व्यक्ति जिनके मैंने नाम लिए, उनके व्यक्तित्व में उनका विशाल हृदय छलकता था जी। हाँ, ये बिल्कुल। और फिर जाके वहां पे मैंने, तुमको क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा पंडित जी 3-3:30 बज गए, मेरी बुरी आदत है, मैं चाय के साथ कुछ नमकीन खाता हूँ। तो उन्होंने खार स्टेशन से मेरे लिए समोसा कचौरी मंगा ली और राई साहब को मीठा अच्छा लगता था तो उन्होंने कुछ मीठा मंगा लिया। अच्छा। और हमने चाय और समोसे पकौड़े के ऊपर कचौरियों के साथ हमने 1-1.25 घंटा कृष्ण के ऊपर चर्चा की। अच्छा। अंत में जाकर पंडित नरेंद्र शर्मा जी मुझे कहते हैं कि तुमको बेटा समझ में आ रहा है कि तुम हम दोनों के साथ 1.25 घंटे से कृष्ण को लेकर चर्चा कर रहे हो। हाँ, हम लोग इसी के लिए तो बैठे हैं बस। तो बोले तो यही तो समझा रहा हूँ तुमको सब पता है, अब बस अभिनय में उतारना बस बाकी है, उतना ही तो कर दो। तो अब मेरी ट्यूबलाइट एकदम से ऑन हो गई। मैंने कहा अच्छा ये षड्यंत्र था इन लोगों और तब से उन दोनों के साथ एक ऐसा संबंध बना और एक विशेष ऋणानुबंध बना। उसके बाद राही साहब के साथ तो बहुत ही मतलब अच्छा ऋणानुबंध बना। और मैं घर आकर फिर माता जी से कहा कि फंस गया। माता जी ने कहा मैं तो तब से बोल रही हूँ, तुमको सब पता है, तुम करो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो मैंने कहा आपको लगता है मैं कर जाऊंगा? तो बिल्कुल लगता है तुम कर जाओगे, है सब गुण है तुम में, और सबसे ज्यादा तो मतलब गोपियों का नचाने वाला गुण तुम कॉलेज के जमाने से करते आ रहे हो और मुझे झेलना पड़ता है। वो आती है, तुम किसी का फिर हृदय तोड़ देते हो और फिर वो आती है रोती हुए मेरे पास, सब सारे गुण हैं तुम में, तुम जाओ और हाँ कर दो। मतलब मटकी भी तोड़ते थे और माखन भी चुराते थे, क्या बात है? माखन भी चुराओ और ये सब करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है माता जी। तो मैं जाकर दूसरे दिन चोपड़ा साहब को बोला, रवि जी को बोला कि रवि जी मैं तैयार हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ब्रशअप करने के लिए कितना समय है? बोले 15 दिन है तुम्हारे पास। ठीक है। मैं फिर वहां से
हमारे जितने पैतृक मंदिर हैं जहाँ हम जाते थे, जैसे गोवा में शांता दुर्गा मंदिर है, कोंकण में गुहागर में एक माता का मंदिर है, और बदामी कर्नाटक में एक शाकंभरी माता का मंदिर है। तो वहाँ इन सारे मंदिरों में जाकर मत्था टेक कर एक जगह फिर स्थानापन्न होकर हफ्ता भर मैंने उनसे कहा था कि मैं आउट ऑफ सर्कुलेशन रहूंगा। अच्छा। सारी ये किताबें माता जी ने मेरे साथ दी हुई थी, अच्छी अच्छी साहित्य की किताबें, उनको जाकर हफ्ता 10 दिन में मैंने पढ़ डाला और फिर फोन करके बोला मैं आ रहा हूँ बॉम्बे। फिर जाके हमने अपना मेकअप और कॉस्ट्यूम और ये सब ठीक करा के फिर शुरू हो गए। क्या बात है। ये जो आपका ये जो पूरा आपने घटनाक्रम बताया वाकई बहुत ही रोचक है। एक एंटी क्लाइमैक्स है, वो किसी को नहीं पता। वो एंटी क्लाइमैक्स ये है, जब मेरा पहला एपिसोड 23वां जब एयर पर आया जी, तो घंटे भर बाद 9 से 10 एपिसोड आता था। 11 बजे मुझे फोन आया चोपड़ा साहब का, बड़े चोपड़ा अंकल का, बी आर चोपड़ा जी का। जी, उन्होंने कहा कि बेटा थोड़ी समस्या है, 1 घंटे में जितने फोन कॉल्स आए हैं उसमें 80% फोन कॉल्स ये कहते हैं कि ये मेरा जो कृष्ण है वो फेल है। अच्छा। तो मैं चुप हो गया। अरे, तो बोले क्यों चुप हो? मैंने कहा नहीं मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो बोले क्या सोच रहे हो? मैंने कहा मुझे जो कुछ लगता है मैं आपके सामने रखूं। तो बोले हाँ बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुमको क्या लगता है। मैं कहा मुझे ये लगता है कि कृष्ण के व्यक्तित्व के इतने सारे पहलू हैं जी, और समाज में लोगों को ये अलग अलग पहलू जो हैं वो आकर्षित करते हैं, उनको लुभाते हैं और वो सारे पहलुओं को एक साथ पहले एपिसोड में देखना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण के व्यक्तित्व का अलग अलग पहलू उनके अलग अलग प्रसंग के अनुसार वो बाहर निकल के आता है। बिल्कुल। तो जैसे सुभद्रा हरण का एपिसोड हुआ, उसमें हमने जो शूटिंग की है तो उसमें उनके वो किस प्रकार से एक छलिया थे, किस प्रकार से वो अपने मन की बात सबको मनवाते थे, ये सब उसमें से निकलता है। तो धीरे धीरे करके ये व्यक्तित्व कृष्ण का ग्रो करेगा लोगों के ऊपर, ऐसा मुझे लगता है जी। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा जो मैं सुनना चाह रहा था वही तुमने कहा जी, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास है और मेरी और रवि की बात हो चुकी है और हमको लगता है कि तुम ही हमारा सही चयन हो। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। क्या बात। और देखिए फिर आगे जाके क्या हुआ। आपने जैसा कहा कि इसमें जो बात समझ में आ रही है कि आउट ऑफ सर्कुलेशन आप चले गए, और जब कोविड-19 की जब बात आती है, वैश्विक महामारी में, जब लॉकडाउन के समय लोग कह रहे हैं ना कि आइसोलेशन में है, तो ये है क्या? कुछ ऐसा ही था आपका भी आइसोलेशन, आउट ऑफ सर्कुलेशन क्या था? आइसोलेशन ये समय जो है वो क्या कहते हैं जिसको, एक तो संयम बरतना बहुत आवश्यक होता है। आत्मचिंतन, चिंतन तो है ही नहीं, आत्मचिंतन के लिए हम कहाँ बैठते हैं, अपने साथ कहाँ बैठते हैं नीतीश जी? तो मैं कह रहा हूँ, तो वो मैं जो कह रहा हूँ कि जैसे एक संकल्प ले लिया जी, संकल्प कर लिया कि मुझे अब ये करना ही है, तो संकल्प शक्ति से क्या होता है, आपका फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जी, जो आप चीज करने जा रहे हो, और उसके साथ साथ स्वाध्याय करने का समय मिलता है जिसको आप आत्मचिंतन कह रही है जी। चिंतन मंथन भी होता है उसके साथ। तो मंथन से फिर अपने जो गुण दोष हैं वो बाहर निकल कर आते हैं, है ना जी। जैसे 14 रत्न निकलते हैं समुद्र मंथन से, तो हलाहल विष भी निकलता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उस समय भी मुझे कुछ लगा कि मेरे जो कुछ दोष हैं वो मुझे दिखाई दे रहे थे, तो उन दोषों को कैसे ढकना है, कैसे क्या करना है। सारे दोषों को ढकना चाहिए ये मेरा कहना नहीं है, दोषों को निकालना चाहिए जी। लेकिन एक जैसे मैं बलिष्ठ व्यक्ति नहीं हूँ जी, मैं मतलब बलराम की तरह जिसको कहते हैं ना दुर्योधन भीम जैसे है, वैसा मैं नहीं हूँ। मेरी शरीर यष्टि जो है वो वैसी नहीं है जी हाँ। तो उसको किस प्रकार से अपने कॉस्ट्यूम के माध्यम से उसको ठीक करना है, तो ये सारे भी दोष मुझे दिखाई दिए, है ना जी जी। तो ये बाद में भी मुझे करना पड़ा जब विष्णु पुराण में मैंने भगवान परशुराम का रोल निभाया जी। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि स्वाध्याय के माध्यम से ये सारी जो चिंतन होता है ये बहुत जरूरी होता है। और ये जो अभी लॉकडाउन है जी, ये मेरे लिए तो मतलब स्वर्ण अवसर है जी। मैं इसमें एक नई फिल्म का स्क्रीन प्ले लिख रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है? पूरा उसकी जो नींव बननी है स्क्रीन प्ले की जी, ये कहानी कहाँ से कहाँ जाएगी, अथ से इति तक, तो उसके जो बीच बीच में जो लैंडमार्क्स होंगे जी, वो सारे कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पे एक ट्विस्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये सारा मेरा तैयार होगा। क्या बात है। तो
तो जब तक आप इसको सकारात्मक तरीके से नहीं लेंगे जी और उसके साथ डील नहीं करेंगे तो फिर लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। हमारे दोष क्या है व्यक्ति के रूप में और समाज के रूप में जी, वो क्या दोष है और इन दोषों को किस प्रकार से हमको अपने व्यक्तित्व से दूर करना है जी, इसका चिंतन करने का ये समय है। हमें अवसर मिला है, इसका भरपूर सदुपयोग करिए और इसको एक चुनौती के रूप में लीजिए और एक नया व्यक्तित्व हम सबका निखर कर सामने आएगा, बिल्कुल आएगा। नीतीश जी, ये बातचीत चलती रहेगी। श्रोताओं, हम इस कार्यक्रम की 2 कड़ी बनाने जा रहे हैं, यानी कि पूरी बातचीत 2 कड़ियों में आप सुनेंगे और ये पहली कड़ी, लेकिन आज यहीं हमें समाप्त करना होगा ये कार्यक्रम। आज के मेहमान में हमने बात की नीतीश भारद्वाज से। नमस्कार। अभी आपने सुनी जाने माने अभिनेता नीतीश भारद्वाज से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत की पहली कड़ी। तकनीकी सहयोग दिया सुषमा सुरड़कर ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया रेणु चतुर्वेदी ने। आज पिटारा लाया था। आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।